नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में संविधान सभा की टॉपिक जो थी उसे पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। आज से हम एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं नई टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएँ। तो दोस्तों, बता दें कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित जैसे लिखित एवं विस्तृत संविधान, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। लिखित एवं विस्तृत संविधान, संविधान की प्रस्तावना, संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय सरकार, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता का समन्वय, कठोर एवं लचीला संविधान का समन्वय, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, केंद्रोन्मुख संविधान, पंथ निरपेक्ष राज्य, मूल कर्तव्य, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, विधि का शासन, अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, त्रिस्तरीय शासन, विकेंद्रीकृत व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था तथा इसके लक्षणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इतनी सभी हेडिंग है आपकी जिसे हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम लोग एक एक हेडिंग को उठाएंगे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। हम लोग देखेंगे कि क्या इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, तो आइए हम लोग अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला जो विशेषता है इसकी, भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है वह है लिखित एवं विस्तृत संविधान। क्या दोस्तों? लिखित एवं विस्तृत संविधान। पहली विशेषता क्या है? लिखित एवं विस्तृत संविधान। ये इसकी पहली विशेषता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान की पहली विशेषता के अंतर्गत जो लिखित एवं विस्तृत संविधान है, आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को लिखा गया है। जैसा कि हम लोग उसी के बारे में पूरी चर्चा की गई संविधान सभा के संदर्भ में, जो 8 पार्टों में डिवाइड थी क्लास, उस सभी क्लास को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वही संविधान सभा हमारे संविधान को क्या की थी? लिखी थी। दोस्तों, वही संविधान के सदस्यों ने मिलकर संविधान को लिखा था। इसलिए भारतीय संविधान जो है एक लिखित संविधान है। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अलिखित संविधान भी होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। लेकिन भारत का जो संविधान है वह एक लिखित संविधान है और विस्तृत संविधान है। कैसा दोस्तों? लिखित एवं विस्तृत। आपको बता दें कि विस्तृत संविधान के अंतर्गत यदि देखा जाए तो दुनिया का कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो इतना विस्तृत हो भारतीय संविधान के तरह। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखित संविधान से तात्पर्य यह है कि एक निश्चित अवधि में जब संविधान सभा के द्वारा या किसी निश्चित संस्था के द्वारा किसी संविधान का निर्माण किया जाता है तो उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसा कि भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये सब क्या है? लिखित एवं एक निश्चित समय में लिखा गया संविधान है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान देखा जाए दोस्तों, तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए और शायद आप लोग जानते भी होंगे। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान, दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार से एक एक इसकी विशेषताओं पे विस्तृत चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रही भारतीय संविधान की पहली विशेषता। अब आते हैं हम इसकी दूसरी विशेषता पर। आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, दूसरी जो विशेषता इसकी है वो संविधान की प्रस्तावना है। क्या है दोस्तों दूसरी विशेषता? संविधान की प्रस्तावना। आप लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानते होंगे। और संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान के मूल भावना के बारे में बताती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
आप इस चीज़ को जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये एक प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की। भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना को कब पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में? आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। वही प्रस्तावना क्या बना? उद्देश्य क्या ही प्रस्तावना बनी। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, आप लोग जानते होंगे। जब हम लोग भारत की जो प्रस्तावना है उसके बारे में जब दोस्तों पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्दों के क्या अर्थ हैं, उसके एक एक शब्दों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की न्याय के बारे में बात करता है, किस प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात वहाँ पर करेंगे, किस प्रकार की समानता के बारे में बात करता है। तो दोस्तों वहाँ पर जब प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर संविधान की प्रस्तावना बनी। ये एक प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की। संविधान की प्रस्तावना एक ऐसी प्रस्तावना है जो पूरी तरह से स्पष्ट करती है भारतीय संविधान के मूल भावना को। तो दोस्तों बता दें कि जब भारतीय संविधान की व्याख्या से संबंधित कभी भी न्यायालय के सामने व्याख्या करते हुए शब्दों की समस्या आती है तो उस समय भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे खोलकर देखा जाता है और वह काफ़ी मदद करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना में न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, देश की एकता और अखंडता के बारे में, भारतीय संविधान कब अंगीकृत, कब अधिनियमित और कब आत्मर्पित हुआ था, इन सभी तिथियों के बारे में, उसके बाद इन सभी के बारे में विस्तृत उल्लेख करता है और भारतीय संविधान की मूल भावना के बारे में बताता है कि भारतीय एक संसदीय शासन प्रणाली होगी और यह जो है जनता के द्वारा चुनी गई शासन प्रणाली होगी। इन सभी के बारे में बताता है। एक लोकतांत्रिक देश होगा, इन सभी के बारे में, और प्रभुत्व संपन्न होगा। दोस्तों इस बात के बारे में प्रस्तावना हमारी बताती है। हालांकि जब प्रस्तावना वाली टॉपिक आएगी तो वहाँ पर हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो संविधान की तीसरी प्रमुख विशेषता है वो है संप्रभुता संपन्न। क्या है? संप्रभुता संपन्न। कुछ लोग जानते भी होंगे संप्रभुता संपन्न के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान एक संप्रभुता संपन्न देश घोषित करती है भारत को। क्यों? संप्रभु मतलब क्या होता है? शायद कुछ लोग जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे उनको बोधा की संप्रभुता, आस्टीन की संप्रभुता, इन सब के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पर केवल संप्रभुता या संप्रभु के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र से तात्पर्य यह होता है कि जो देश अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, वो किसी का उपनिवेश नहीं होते, किसी के दबाव में नहीं रहते, उनके ऊपर किसी अन्य प्रकार की शक्ति कार्य नहीं करती, वे स्वेच्छा से अपने निर्णय को ले सकते हैं। ऐसे देश को संप्रभुता संपन्न या संप्रभु कहते हैं। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिए और शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो भारत भी एक संप्रभुता संपन्न है क्योंकि इसके आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में, वैदेशिक मामलों में, इन सभी मामलों में किसी अन्य शक्ति या किसी अन्य संस्था की शक्ति या किसी संगठन की शक्ति या किसी देश की शक्ति इस पर लागू नहीं होती। भारत इस दोनों ही मामलों में, चाहे वह आंतरिक मामला हो चाहे वह बाह्य मामला हो, दोनों में क्या है? पूरी तरह से संप्रभु है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए भारतीय राष्ट्र जो है वो एक संप्रभुता संपन्न देश है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की तीसरी ये सबसे प्रमुख विशेषता है। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आता है कि भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है, यूएनओ का भी सदस्य है, लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि दोस्तों कि भारत जो है अपना संप्रभुता खो दिया है। आपको बता दें
कि जो यूएनओ का सदस्य है, उसके बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये दोनों ही संगठन है, इन दोनों का सदस्य है, लेकिन यह सदस्यता अपने स्वेच्छा से ली है, इसे जब चाहे वह स्वेच्छा से छोड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग कतई भी इस प्रकार की अपने अंदर संदेह मत रखिएगा कि इस प्रकार के संगठन के यदि से सदस्य है तो अपनी संप्रभुता खो दिया है। वह स्वेच्छा से इन सभी संगठनों का सदस्य है, वह स्वेच्छा से इसे छोड़ भी सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान हमारे देश को संप्रभुता संपन्न घोषित करती है और वास्तव में रूप में भारतीय संविधान संप्रभु है, संप्रभुता संपन्न है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी जो बड़ी विशेषता है वह है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत कैसा देश है दोस्तों? चौथी विशेषता क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो शब्द आपको मिला है। पहला शब्द है लोकतंत्रात्मक, दूसरा है गणराज्य। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो आपके सामने प्रश्न आता होगा कि लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य क्या है, या दोनों एक ही शब्द हैं? तो आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं दोस्तों, लोकतंत्रात्मक एक अलग शब्द है, गणराज्य एक अलग शब्द है। अब हम इन दोनों को तोड़ कर पढ़ते हैं। तो लोकतंत्रात्मक भारतीय देश है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब्राहम लिंकन की परिभाषा आप लोगों को याद होगी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कहा गया था कि जनता का मतलब जनता का शासन, जनता के लिए मतलब जनता के लिए, और जनता के द्वारा मतलब जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि या फिर जनता डायरेक्ट शासन करे, वही क्या है, लोकतंत्र है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर भी है। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ चुनाव होता है, हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है, चाहे वो संघ के लिए हो, चाहे वो प्रांतों या राज्यों के लिए हो। तो दोस्तों चाहे आप त्रिस्तरीय जो यहाँ पे पंचायतों के लिए है, चाहे नगर पालिकाओं के लिए है, सब जगह चुनाव होता है दोस्तों। जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वहाँ पे चुनाव होता है, हमारे पास अधिकार होते हैं, हमारे पास स्वतंत्रताएँ होती हैं। इन सभी बारे में उल्लेख होता है संविधान में। तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश में भी इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख होगा। तो लोकतंत्र है तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिसे चाहें उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आम जनता ही प्रतिनिधि चुनती है, उन्हीं में से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। यदि हमारा चुना गया प्रतिनिधि हमारे अनुरूप कार्य नहीं करता तो हम अगले पंचवर्षीय में उसे उसके पद से हटा के किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर बैठा सकते हैं। ये शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। उसके बाद जो प्रतिनिधि वहाँ पे जाता है, आम चुनाव जो होता है उसमें देश का कोई भी नागरिक बिना किसी भेदभाव के, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन यदि वह देश का नागरिक है तो वह चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब उसे नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है दोस्तों। तो यहाँ पर अधिकार भी हो गई। उसके बाद हमारे संविधान में जैसे अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों लोकतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ पे राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रताएं, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, इन सभी चीज़ के बारे में उल्लेख होता है और सभी नागरिकों को ये सब अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं और हमारे देश में भी हमें भी प्राप्त है दोस्तों। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब बात आती है गणराज्य की। तो आपको बता दें दोस्तों कि गणराज्य एक ऐसा देश होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद होता है उसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। तो दोस्तों वह राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो उसे गणराज्य कहते हैं। वह पद जो सर्वोच्च पद होता है देश का, वह वंशानुगत न हो। यदि वह पद वंशानुगत है तो उस देश को हम गणराज्य नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसे भारत का सर्वोच्च पद क्या है? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति कैसा है? वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं विधानसभाओं के और लोकसभा राज्यसभा के। वही विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दोस्तों बता दें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, लेकिन जो देश का सर्वोच्च पद है उसका चुनाव होना चाहिए, तभी वह देश गणराज्य होगा, अन्यथा वह देश गणराज्य नहीं होगा। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। एग्जाम्पल स्वरूप ब्रिटेन को ले लीजिए। ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वह पद क्या है? वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत क्या है? गणराज्य है। अमेरिका क्या है? एक गणराज्य है। अमेरिका का भी जो
सर्वोच्च पद है उसका भी चुनाव होता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चौथी सबसे बड़ी विशेषता थी भारतीय संविधान के संदर्भ में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों पांचवी जो सबसे बड़ी विशेषता है उसका नाम है संसदीय सरकार। हमारे देश में कैसी सरकार है? संसदीय सरकार है दोस्तों। संसदीय सरकार दोस्तों, आइए अब हम संसदीय सरकार के बारे में जानते हैं। ये एक बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की। तो दोस्तों जैसे अध्यक्षात्मक सरकारें होती हैं, संसदीय सरकारें होती हैं, दो प्रमुख सरकारें होती हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली न होकर के संसदीय सरकार है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से लिया गया यह शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। हमारे यहाँ ब्रिटेन का बहुत दिन तक अधिकार रहा, वो लोग हमें उपनिवेश बनाकर रखे, इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे ब्रिटेन से प्रभावित हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो संसदीय सरकार जो है दोस्तों यह भी ब्रिटेन से ही प्रभावित है। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। अब बात आती है संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, संसदीय सरकार वह सरकार होती है जहाँ पर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये बहुत बड़े फैक्टर हैं मंत्रिपरिषद संसदीय सरकार के लिए। अब बात आती है जैसे संसदीय सरकार में जो मंत्रिपरिषद होती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं दोस्तों। संसदीय सरकार में जो मंत्रिपरिषद है एक तरह से पूरी सरकार को चलाने का कार्य कौन करती है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की परामर्श या सलाह से किया जाता है, इसलिए सारी शक्ति किस में आ गई? प्रधानमंत्री में आ गई। तो संसदीय जो सरकार है दोस्तों इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। संसदीय सरकार में एक और विशेषता होती है जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों। तो जो संसदीय सरकार होती है उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है दोस्तों। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में तीनों में पृथक होते हैं। वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है जैसा कि अमेरिका। लेकिन भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय सरकार है, संसदीय शासन व्यवस्था है। इसलिए दोस्तों भारत की जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, उनमें घनिष्ठ संबंध होते हैं। जो अब घनिष्ठ संबंध क्यों होता है आपको बता दें, जैसे कि कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका होती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जो विधायिका होती है वहाँ से आते हैं। यही कारण है दोस्तों कि जो मंत्री होते हैं वो विधायिका में भी रहते हैं और कार्यपालिका में रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ये संसदीय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें 2 प्रकार के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। नाम मात्र का प्रधान जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में सम्राट है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, ब्रिटेन में सम्राट, ये क्या है? नाम मात्र के उदाहरण है। जबकि वास्तविक सत्ता का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है संसदीय सरकार के बिल्कुल विपरीत, अपोजिट में जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है जैसे अमेरिका में, वहाँ पे नाम मात्र और वास्तविक की 2 कार्यपालिकाएँ नहीं होती। एक ही व्यक्ति नाम मात्र वास्तविक सभी कार्यपालिका का हेड वही होता है, एक ही व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति। तो ये आप लोग याद रखिएगा। संसदीय सरकार की 3 प्रमुख विशेषताएँ आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक जो लिखा है आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे छठी विशेषता। छठी विशेषता है दोस्तों, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया है। मूलाधिकार, ये एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक।
तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसका हनन कोई सरकार या कोई संस्था आपका नहीं कर सकती। यदि आपके अधिकारों का हनन होता है वह मूल अधिकार के अंतर्गत है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको वहाँ से न्याय मिलेगा। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। दोस्तों याद रखिएगा किस में रखा गया है। जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था दोस्तों, उसे अनुच्छेद 300 क में और भाग 12 में। इस चीज़ को आप लोग अपने नोट्स पर लिख लीजिए कि अनुच्छेद 300 क और भाग 12 में रखा गया। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था संपत्ति के अधिकार? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जो है मूल अधिकार के बारे में उल्लेख है। 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और बाकी और सभी जो अधिकार हैं वो किससे प्राप्त हैं? विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30 यह जो अनुच्छेद है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन जो 12 से 35 अन्य उसके बीच में जो और अनुच्छेद आते हैं वो सभी विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को। तो आप लोग याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 कभी कभी पूछता है कि ये अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऐसा आपको क्रम में दे देगा। आपको ध्यान से अगर याद रहेगा कि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अनुच्छेद है केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो आप सही प्रश्न का सही उत्तर करके आएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो मूल अधिकार है यह कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ से? अमेरिका से। यह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार एक बड़ा विशेषता है हमारे संविधान का। मूल अधिकार, तो दोस्तों जो मूल अधिकार होता है वह केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ही अधिकांश मिलता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषता जो है उसमें मूल अधिकार का होना आवश्यक है। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत जो लोकतांत्रिक देश है यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी 7वीं विशेषता के बारे में देखते हैं। इसकी जो 7वीं विशेषता है दोस्तों वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहते हैं। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसे कहाँ पे है? यह भाग 4 में है। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ की प्रेरणा स्रोत हैं दोस्तों, या कहाँ से प्रभावित हैं? तो उसका उत्तर होगा दोस्तों यह कहाँ से है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों कहाँ से? आयरलैंड। आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है या कहाँ से प्रभावित है। तो आपको आयरलैंड न दे करके आयरिश संविधान दे देगा, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आयरलैंड के संविधान को आयरिश संविधान भी कहते हैं। इस बात का जिक्र आपकी परीक्षा के प्रश्न में हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आयरलैंड के स्थान पे आयरिश संविधान भी कह सकता है, तो उसका अर्थ यही है कि आयरलैंड के संविधान की बात हो रही है।
तो डीपीएसपी जिसका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, जो आयरलैंड से प्रभावित है। दोस्तों डीपीएसपी जो है कि हमारे संविधान में इसलिए रखा गया था अनुच्छेद 36 से 51 तक कि ताकि हमारे संविधान को जो है लोक कल्याणकारी बनाया जा सके। ये राज्यों के लिए, राज्यों का कर्तव्य है कि वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने राज्य के नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाएं, लोक कल्याणकारी कार्य करें दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि जो डीपीएसपी होता है दोस्तों, राज्य के नीति रक्षक तत्व, यह वाद योग्य नहीं होता। वाद योग्य से तात्पर्य यह है कि आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते कि अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में या डीपीएसपी के किसी भी अनुच्छेद में ये बात लिखी है और राज्य उसे लागू नहीं कर रहा है। ये राज्य की विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ये जो है वाद योग्य नहीं है। जबकि मूलाधिकार के कोई भी अनुच्छेद यदि आपके हनन के बारे में बताता है कि यदि आपके हनन होता है, आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप तुरंत उसका शरण किसकी ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की। मूलाधिकार की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत विभिन्न रिट भी जारी कर सकता है जो न्यायालय है। अरे इसमें जो है दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को। तो इस प्रकार से मूल अधिकार जो है वाद योग्य है। लेकिन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व, इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यह वाद योग्य नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वाद योग्य है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें मूल अधिकार दे देगा, राज्य के नीति तत्व दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो है ये वाद योग्य नहीं है। आइए अब हम अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अगली विशेषता पे चर्चा करते हैं। अगली विशेषता जो है वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है दोस्तों? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे संविधान की एक और बड़ी प्रमुख विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में एकल न्यायपालिका है। क्या है? एकल मतलब एक ही न्यायपालिका होती है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सी न्यायपालिकाएं नहीं पाई जाती। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी न्यायपालिकाएं हैं, जैसे हर देश का अपना हाई कोर्ट होता है, हर जिले में न्यायालय होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, एकीकृत से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, मतलब देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है, यदि वह एक ही न्यायालय होता है कि उसके बाद आप कहीं पर और अपील नहीं कर सकते, आखिरी अपीली न्यायालय होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में भी एकीकृत न्यायपालिका के बारे में उल्लेख है। कैसे? जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष कोई और न्यायपालिका है? कोई न्यायपालिका नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यदि जिस चीज़ को कह दिया, उसके अलावा आप और कहीं जाकर अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वह निर्णय अंतिम होता है दोस्तों। उस देश के न्यायपालिका से संबंधित वह निर्णय अंतिम होता है। और इसलिए एकल या एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान में है, और वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जैसा कोई और न्यायपालिका नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और भारत में न्यायालय है। इसीलिए दोस्तों भारत की जो न्यायपालिका है वह क्या है? एकीकृत है या एकल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रताओं के बारे में बहुत ध्यान रखा गया है। आप जब न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव रूप में जो हमारी भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसका जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। कुछ अंकुश लगाया गया है व्यवस्थापिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, वह जो प्रक्रिया है अंकुश लगाने की, वो काफ़ी कठोर है। जैसे न्यायाधीशों को न्यायपालिका से हटाना, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलाना, ये सब क्या है? बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। इसलिए दोस्तों पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर पक्ष क्या है? स्वतंत्रता की तरफ है न्यायपालिका के। तो दोस्तों भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके नीचे बहुत से न्यायालय हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात हो रही है, और सर्वोच्च न्यायालय ही भारत के मूलाधिकार का रक्षक है, संविधान का रक्षक है। जब भी संविधान की व्याख्या करता है न्यायपालिका, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको बता दें, जब कभी भी संविधान के शब्द की व्याख्या की बात आती है, वह न्यायपालिका ही करती है। मूल अधिकार की रक्षा की बात आई तो न्यायपालिका ही कार्य करती है। न्यायपालिका के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है, आपको बता दें कि संसद द्वारा बनाया गया कानून की जाँच करती है न्यायपालिका। यदि वे भारतीय संविधान की अवहेलना करती है या उल्लंघन करती है, तो उस जो वह कानून है, जो बनाया गया संसद के द्वारा कानून है, उसे शून्य घोषित कर सकती है हमारी न्यायपालिका। आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता है, इस पर आप कोई रोक नहीं लगा सकते। न्यायपालिका जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है दोस्तों, इसका प्रयोग वह कर भी चुका है। कब किया था? मिनर्वा मिल्स वाद में। आगे हम लोग जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मिनर्वा मिल्स के बारे में, उसके बारे में अध्ययन होगा दोस्तों। मिनर्वा मिल्स वाद क्या था, कब आया था, उसके बारे में क्या क्या निर्णय लिए गए थे न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और आपको बता दें, यह भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का रक्षक कौन है, या भारतीय संविधान की व्याख्याकर्ता कौन है, या भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसका रक्षक कौन है। तो इन सभी का उत्तर सिर्फ एक होगा कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी आगे वाली विशेषता पर। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो क्या है दोस्तों? वह है संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता का समन्वय। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग मध्यम मार्गी व्यक्ति हैं। जो भारत हो है वह क्या है? मध्यम मार्गी देश है। क्या विशेषता है? संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ लोग समझ भी रहे होंगे, जो लोग पहले पढ़े होंगे। न्यायिक सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता। दोस्तों राइटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अपने नोट्स पे आप लोग सुंदर लेख में लिखिएगा। और संवैधानिक सर्वोच्चता, आइए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों संसदीय सर्वोच्चता क्या होता है, न्यायिक सर्वोच्चता क्या होता है, और संवैधानिक सर्वोच्चता क्या होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस देश का जो सर्वोच्च शक्ति होती है, जहाँ पे होती है, उसी को सर्वोच्चता कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का पहले एग्जाम्पल आप लीजिए। ब्रिटेन में संसद ही सब कुछ है, संसद के पास सारी पावर है। संसद जो कानून बना देती है उसका ना तो जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ना तो न्यायालयों के पास है, और मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? ब्रिटेन की संसद है। यदि पूरी दुनिया में देखा जाए, यदि आपके सामने प्रश्न आता है कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल संसद कहाँ की है, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों संसद कहाँ की? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की संसद सबसे पावरफुल है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल जो संसद है वो ब्रिटेन की संसद है। अगर ब्रिटेन की संसद दिन को रात और रात को दिन कह दे तो पूरी देश के नागरिक जो हैं दिन को रात और रात को दिन ही मानेंगे। और किसी व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा यदि संसद वहाँ की कह दे तो उसे मानना ही पड़ेगा। इतनी पावरफुल है दोस्तों ब्रिटेन की संसद, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे कैसी सर्वोच्चता है? संसदीय सर्वोच्चता है। मतलब सारी जो सबसे पावरफुल देश शक्ति जो होती है, जहाँ पे निहित होता है, वहीं वहाँ पर उसी की सर्वोच्चता लागू होती है। जैसे ब्रिटेन में सारी पावरफुल जो शक्तियाँ निहित हैं वो किस में निहित हैं? संसद में। मतलब संसद जो कह दे वही सब कुछ है, संसद के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए दोस्तों संसद जो है सबसे पावरफुल कहाँ की है? ब्रिटेन की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे कैसी सर्वोच्चता लागू है? संसदीय सर्वोच्चता लागू है।
अब बात आती है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जहाँ पर न्यायपालिका ही सर्वोच्च हो, न्यायपालिका किसी भी कानून को रद्द कर दे, न्यायपालिका जो कह दे उसके ऊपर कोई अन्य शक्ति कार्य न करे, उसे ही न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान एक न्यायिक सर्वोच्चता का उदाहरण है। दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और संवैधानिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर संविधान सर्वोपरि हो, संविधान ही सब कुछ हो, संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार को भी कार्य करना है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी कार्य करना है। तो दोस्तों जिस देश में संवैधानिक सर्वोच्चता लागू होता है उस देश में सबसे सर्वोपरि कौन होता है? उस देश का संविधान होता है। जैसे हमारे भारत में देखा जाता है, भारत में संविधान सर्वोच्चता की तरफ भारत जो है ज़्यादा झुका है, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, इन तीनों का समन्वय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक मध्यम मार्गी देश है, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात कर लें आप, चाहे इन तीनों की समन्वय की बात कर लें आप, चाहे नागरिकता से संबंधित जैसे एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। उसके बाद जो दोस्तों आपको बता दें कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है या एकात्मक, तो प्रश्न आता है कि भारत जो है वो संघात्मक है या एकात्मक, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि बता दें कि मध्यम मार्गी की बात आ गई, तो भारत न तो पूरी तरह से संघात्मक है और न ही पूरी तरह से एकात्मक है। उसी तरह से भारत में न तो पूरी तरह से संसदीय सर्वोच्चता लागू होती है, न ही पूरी तरह से न्यायिक सर्वोच्चता लागू होती है, न ही पूरी तरह से संवैधानिक सर्वोच्चता लागू होती है, लेकिन संवैधानिक सर्वोच्चता की तरफ झुकाव ज़्यादा है। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, शीत युद्ध के बारे में, तो वहाँ पर भी जो नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाया था वह भी एक मध्यम मार्गी रास्ता ही था दोस्तों, एक मध्यम मार्ग था वो। तो आप समझ सकते हैं कि भारत हमेशा बीच का रास्ता निकालता है। तो यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता का समन्वय किया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा संवैधानिक सर्वोच्चता की तरफ ज़्यादा झुकाव है, मतलब संविधान की सर्वोच्चता लागू होती है भारत में, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। संसदीय सर्वोच्चता मतलब भारत की जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब सोच लीजिए कि संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो जो संशोधन होगा वो संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ न करे, मूल ढांचे से छेड़छाड़ न करे, उसका उल्लंघन न करे। उसके अलावा वो संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आगे हम लोग केशवानंद के बारे में पढ़ेंगे, केशवानंद केस क्या था, कब आया, कितने जज थे, कौन मुख्य न्यायाधीश थे, क्या निर्णय दिए गए, मूल ढांचा क्या था, क्या किसके बारे में बताए, इन सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और आपको बता दें दोस्तों, दूसरी बात है न्यायिक सर्वोच्चता। तो दोस्तों आप जानते हैं कि संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी जांच कौन करती है? हमारी न्यायपालिका। यदि न्यायपालिका को लगता है कि जो कानून बना है या संसद ने जो कानून बनाया है वह संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान का उल्लंघन है, संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा न्यायालय उसे क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है, अर्थात उस बने हुए कानून को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। ऐसा न्यायिक शक्ति है हमारे न्यायपालिका के पास। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता की बात हो रही है। फिर संवैधानिक सर्वोच्चता। अब न्यायपालिका क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। संविधान ही वह कहता है सर्वोपरि है, संविधान के अनुरूप ही सभी को कार्य करना है, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो संसद हो, चाहे हमारे जो पदाधिकारी होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जितने भी लोग हैं उन्हें संविधान के अंतर्गत ही रहकर कार्य करना है। तो आप समझ सकते हैं संवैधानिक सर्वोच्चता यहाँ पे लागू हो गई। तो इन तीनों का बहुत ही बेहतरीन समन्वय किया गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम एक और देखते हैं जो आखिरी इसकी विशेषता होगी, उसके बाद इसके अन्य विशेषताओं पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की विशेषता का जो पार्ट 2 होगा। तो आखिरी जो विशेषता है दोस्तों वो क्या है? आज की आखिरी विशेषता, हालांकि अभी और बहुत सारी विशेषताएं हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम लोग वीडियो को अब समाप्त करने की ओर हैं। तो उसके बाद है कठोर एवं लचीला संविधान का समन्वय। कठोर एवं लचीला संविधान का समन्वय। समन्वय दोस्तों राइटिंग थोड़ी हमारी अच्छी
अच्छी नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन आप लोग जो अपने नोट्स में लिखिएगा तो सुंदर लेख में लिखिएगा दोस्तों। तो आइए हम इसकी 10वीं जो विशेषता है, कठोर एवं लचीला संविधान, बात आती है ये संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान दो तरह के होता है, कठोर संविधान एवं लचीला संविधान। इसे नमनीय या अनमनीय भी कहते हैं। नमनीय मतलब लचीला, अनमनीय मतलब कठोर। तो इसे कई नामों से पुकारा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है न वह पूरी तरह से कठोर है और न ही पूरी तरह से लचीला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान कैसा है, इन दोनों का मिला हुआ समन्वय किया गया है कि कुछ ऐसे पहलू हैं जहाँ पे संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया को अपनाया जाता है, कुछ ऐसे पहलू हैं जो संविधान संशोधन के संदर्भ में लचीला प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो दोस्तों, कठोर और लचीला, जैसे अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कैसी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अमेरिका की संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? तो आपको बता दें कि अमेरिका की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह कठोर है, जबकि ब्रिटेन की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह लचीली है। तो आपको बता दें कि इन दोनों का समन्वय किया गया है भारतीय संविधान में। और आपको बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माता लगभग 60 देशों का अध्ययन करने के बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण करना प्रारंभ किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही गहराई से, बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया था अन्य देश के संविधान का, उसके बाद उसके अच्छे गुणों को भारत में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों, भारत का संविधान में संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न ये आता है। और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। और अब बताएं आपको कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन 3 प्रकार से होता है, सामान्य बहुमत के द्वारा अर्थात साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति। ये 3 तरह से संविधान संशोधन होता है। लेकिन किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है संविधान संशोधन का? तो अनुच्छेद जो है 368, अनुच्छेद 368 भाग 20, इसमें जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। लेकिन एक चीज़ और इसमें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हालांकि जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो अनुच्छेद 368 है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है, वहाँ पर केवल 2 ही संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होता है, तो वह 3 है। लेकिन अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें 2 ही तरह की संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, 2 तरह के कौन से हैं? विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक की अनुमति, अर्थात आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति की बात कर रहा है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कठोर भी है, लचीला भी है। जो है कि अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन किया जाता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, लेकिन उसे साधारण भाषा में हम संविधान संशोधन कहते हैं, जिसे साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। जैसे किसी नए राज्यों को मिलाना है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, या किसी अन्य राज्यों का निर्माण करना है, उसके सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन करना है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, वहाँ पर भी संविधान संशोधन माना जाता है, उसे साधारण बहुमत से किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसे नहीं रखा जाता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसके अन्य जो पहलू हैं, कुछ और विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और संविधान को अच्छे से आप लोग पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। और तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।